नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, हर कोई कहता है कि पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, पड़ोसी के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब वही पड़ोसी 45 करोड़ लेकर एक पैसा भी वापस ना लौटाए, उल्टा आपके खिलाफ जहर उगलता रहे, आपके नागरिकों पर अत्याचार होते देखकर भी चुप रहे, तो क्या तब भी उसकी मदद करनी चाहिए? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि आज भारत के सामने खड़ी एक बेहद गंभीर स्थिति है। बांग्लादेश का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। वहां हिंसा और अराजकता का माहौल फैला हुआ है। व्यापार पूरी तरह ठप पड़ चुका है और ऐसे कठिन समय में उन्हें अचानक याद आया है भारत के उस पुराने वादे की, जिसका एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। लेकिन इस बार पूरा खेल कुछ अलग है। दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल जो सबके मन में उठ रहा है, वो यह है कि आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक ढाका क्यों पहुंचे, और वो कौन सा चंकाने वाला पल था जब उन्होंने तारिक रहमान से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर से भी हाथ मिला लिया। ना कोई समझौता हुआ, ना बयान जारी हुआ, सिर्फ एक हाथ मिलाना। लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की पूरी मीडिया ने इसे डिप्लोमेटिक ब्रेक के थ्रू क्यों घोषित कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहली बड़ी अपडेट से शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि मदद उसी की करनी चाहिए जो उस मदद की कदर करना जानता हो। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ मामला कुछ बिल्कुल अलग चल रहा है। आज ये बात मैं यूं ही नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, क्योंकि एक बार फिर सा बांग्लादेश की नजर भारत की तिजोरी पर टिकी हुई है। ताजा खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश को फिर से पैसों की सख्त जरूरत है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रही है। लेकिन इससे पहले कि भारत सरकार कोई फैसला ले, हमें जरूरी है कि इतिहास के पन्ने पलटकर देखें कि आखिर यह पूरा माजरा है क्या। आइए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। उस दौर में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार थी, उस समय भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्ते काफी मजबूत और स्वस्थ थे। दोनों देशों के बीच विश्वास का माहौल था। उस दौरान भारत ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश को 8 विश्व बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत ने जो 45 करोड़ पहले दिए थे, वह बहुत ही कम ब्याज दर पर दिए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश ने उस कर्ज का मूलधन तो छोड़िए, ब्याज तो छोड़िए, 100 करोड़ भी वापस नहीं चुकाए हैं। एक पैसा भी वापस नहीं आया है। ऊपर से वहां भारत विरोधी लहर चरम पर है। हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, हिंसा की खबरें हम सब रोज देख रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण तारीख याद रखनी होगी। 12 फरवरी 2026 ये वह दिन है जब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन यह कोई मामूली चुनाव नहीं होने वाला है। वहां की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है। बांग्लादेश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जो कभी वहां की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी, अब पूरी तरह बिखर चुकी है। यानी पूरा राजनीतिक मैदान बदल चुका है और भारत के लिए खतरे कई गुना बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में असली ट्विस्ट अब आने वाला है। बांग्लादेश की राजनीति में अचानक से एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, जिसका नाम है बीएमजे, यानी बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी। इस पार्टी के गठन को लेकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बुरी तरह घबराई हुई है। यानी पूरा राजनीतिक मैदान बदल चुका है और भारत के लिए खतरे कई गुना बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी उनका सीधा आरोप है कि यह पार्टी असल में भारत की बीजेपी की ही एक शाखा है, जिसे भारत सरकार फंडिंग दे रही है। यूनुस सरकार का कहना है कि यह पार्टी वहां के 2.5 करोड़ हिंदुओं को एकजुट कर रही है। यहां पर गणित बहुत दिलचस्प हो जाता है। 2.5 करोड़ की आबादी कोई छोटी संख्या नहीं होती, खासकर किसी चुनाव में। यूनुस और उनकी टीम को असल में यह डर है कि जिस तरह भारत में हिंदुओं का वोट एकजुट होकर चुनाव के नतीजे बदल देता है, अगर बांग्लादेश में भी ये 5 करोड़ का विशाल वोट बैंक बीएमजे की तरफ मुड़ गया, तो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के नतीजे पूरी तरह से पलट सकते हैं। और इसी डर की वजह से यूनुस सरकार लगातार भारत पर आरोप लगा रही है। एक बात तो तय है कि अगर यह एक माइनॉरिटी वोट बैंक किंग मेकर बन गया, तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश की सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में हो सकती है।
तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि क्या भारत को अपने पुराने वादे को निभाते हुए बाकी बचे 3 अरब डॉलर भी दे देने चाहिए, या फिर पहले पुराने 45,000 करोड़ का हिसाब किताब मांगना चाहिए? क्या हिंदुओं की सुरक्षा जैसी शर्तें लगाकर ही यह पैसा देना चाहिए? चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली चौंकाने वाली अपडेट की तरफ कि आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक से ढाका क्यों पहुंचे। दरअसल दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष संदेश लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर खुद व्यक्तिगत रूप से ढाका पहुंचे। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह दौरा कोई मामूली औपचारिक प्रोटोकॉल नहीं था। यह भारत की उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जीता जागता उदाहरण है, जहां पड़ोसी देशों के नेताओं के कद और उनकी भूमिका को पूरी गरिमा के साथ देखा जाता है। एस जयशंकर का ढाका पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक साफ संदेश था कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से ऊपर उठकर उसके लोकतांत्रिक सफर और वहां के सभी नेताओं की भूमिका का सम्मान करता है। भारत यह दिखाना चाहता था कि रिश्ते किसी एक पार्टी या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश से है। दूसरा और सबसे चौंकाने वाला मोमेंट तब आया जब जनाजे के गंभीर माहौल में, जहां शब्द नहीं बल्कि खामोशी बोलती है, वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण हैंडशेक नहीं था। मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला हाई लेवल संपर्क था। यह कोई औपचारिक मीटिंग नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई बयान भी नहीं जारी हुआ, बस एक हाथ मिलाना। लेकिन कूटनीति की दुनिया में उस एक हाथ मिलाने का मतलब बहुत बड़ा था। तकनीकी रूप से देखें तो यह सिर्फ शोक सभा की शिष्टाचारपूर्ण परंपरा थी, लेकिन पाकिस्तान की पूरी मीडिया ने इस हाथ मिलाने को सीधे सीधे डिप्लोमेटिक ब्रेकर थ्रू घोषित कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे बड़ी हेडलाइंस में छापा। भारत के लिए यह पल एक साफ संदेश था कि तनाव के बीच भी संयम रखा जा सकता है और किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर कूटनीति अभी भी जिंदा है। कभी कभी कूटनीति सबसे ज्यादा तब बोलती है जब वह बिना शब्दों के दिखाई देती है। यही भारत की संतुलित विदेश नीति की असली पहचान है। संवाद को टकराव से ऊपर रखना, सम्मान को रणनीति का आधार बनाना और रिश्तों को अस्थायी राजनीति से आगे ले जाना। जब राजनीति में शब्द तीखे हो सकते हैं, तब भी भारत यह याद दिलाता है कि सम्मान की भाषा कभी बंद नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश था, वह सिर्फ कागज पर लिखा औपचारिक शब्द नहीं था। उस संदेश को भारत के विदेश मंत्री ने बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को खुद जाकर व्यक्तिगत रूप से सौंपा, और यहीं से इस पूरी कहानी की गंभीरता साफ हो जाती है। यह इस घटनाक्रम का सबसे अहम संकेत है कि भारत इस रिश्ते को कितनी गहराई से देखता है। मोदी सरकार चाहती तो एक साधारण आधिकारिक बयान जारी करके औपचारिकता पूरी कर सकती थी, लेकिन भारत ने वह रास्ता नहीं चुना। संदेश दिल्ली से प्रेस रिलीज बनकर नहीं गया, बल्कि विदेश मंत्री खुद ढाका जाकर हाथों हाथ सौंपने गए। कूटनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं तरीके, और भारत ने तरीका चुनकर एक मजबूत संदेश दिया। डॉ एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा में बेगम खालिदा जिया की भूमिका को सम्मान की नजर से देखता है। यह बात सिर्फ एक बयान नहीं थी, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी। एक तरह से भारत की तरफ से यह मान्यता थी कि खालिदा जिया सिर्फ किसी पार्टी की नेता नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का एक अहम अध्याय है। अगर इस पूरे दौरे को गहराई से देखा जाए तो इसके कई लेयर खुलते हैं। यह सिर्फ एक संदेश पहुंचाने की कवायद नहीं थी। भारत ने बहुत साफ तरीके से यह साफ संकेत दिया कि वह बांग्लादेश की राजनीति को किसी एक धड़े, किसी एक पार्टी या किसी एक सत्ता केंद्र तक सीमित करके नहीं देखता। भारत का रिश्ता सरकारों से नहीं, बल्कि देश, लोकतंत्र और उसके इतिहास से है। यही वजह है कि यह दौरा शोर मचाने वाला नहीं था, लेकिन असर छोड़ने वाला जरूर था। राजनीति में जहां अक्सर लाइनें खींची जाती हैं, वहां भारत ने पुल बनाने का काम किया, और यही असली कूटनीति है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट